हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज हम पढ़ेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है। आ रही बात समझ में? पोटेंशियल डिफरेंस यानी जब हम किसी कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका क्या रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में। किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ना मेरी ना आपकी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी? इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है ना? तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ओम्स लॉ, जो आप 10th में पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक जो है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो, बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा डेरिवेशन है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड, कुछ भी ले लो आप। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैंने बताया था आपको, वेलोसिटी की बात करेंगे जब हम वेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है ना? स्पीड की बात करते हैं जब हम मैग्नीट्यूड का यूज करते हैं। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लेके ही चलेंगे, ये ध्यान रखना। सो Vd इज इक्वल टू क्या था मेरे पास में, ई टाउ अपॉन एम इंटू ई। बोलो यही था, क्लियर? ओके, अब बात करते हैं, इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ the electric field in a conductor, तो वो क्या होगा, E is equal to V upon L। तो हमें पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, V upon D, बट हमारे पास में ये D ना देके क्या है, कंडक्टर की लेंथ है। यही तो है कुछ इस तरीके से। देखो, ये मेरे पास में कंडक्टर है ना, ये मेरे पास में कंडक्टर, और इसको आपने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट करके रखा है। ठीक है ना? ये प्लस और ये माइनस, और इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, ये L है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। आगे बात समझ में, ये V वोल्ट की बैटरी है। तो आपको पता है ना कि E इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन D होता है, बट D की जगह क्या दे रखी है, कंडक्टर की लेंथ दे रखी है। सो E अपॉन, फिर मतलब V अपॉन L। क्लियर है? तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो है वो यहाँ रख देंगे। सो Vd इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम, और ये V अपॉन एम। क्लियर है यहाँ तक? अब सुनो, इस एल को इसके साथ में लिख लेते हैं। सो Vd इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम एल इंटू V। यही है रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के। तो यहां से ये पता चलता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस। आगे बात समझ रहे? क्लियर है यहाँ तक? अब मैं यहाँ पे जो एक नोट पॉइंट लिखाना चाहूंगा, ठीक है, यहाँ पे जो है वो मैं एक नोट पॉइंट लिखना चाहूंगा, वो ये है कि इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज। अगर कोई चार्ज सर्कुलर मोशन कर रहा है तब उसकी करंट क्या होगी, वो अपन लिखते हैं। तो आपको पता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T, और मुझे ये बताओ 1 अपॉन T क्या होता है, F। ये तो समझ में आता है ना आपको। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ये आपने 11th में पढ़ा है। ठीक है ना? सो 1 अपॉन T यानी क्या, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, पर सेकंड। ये आपको पता है, हर्ट्ज भी लिखते हैं। तो पर सेकंड जो है किसकी यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। क्लियर? या तो क्लियर है? अच्छा, और आपको ये भी पता है कि T इज इक्वल टू, एक और चीज होती है जब वो सर्कुलर मोशन करता है, 2 पाई R अपॉन V। तो V कहां चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। आई बात समझ में? तो ये फॉर्मूला याद रखना आप, वेयर T इज इक्वल टू 2 पाई R इंटू V। अरे ये भी चीज पढ़ी है आपने, टाइम पीरियड। ये T क्या है, टाइम पीरियड। T क्या है, टाइम पीरियड, और F क्या है, फ्रीक्वेंसी। F क्या है, फ्रीक्वेंसी।
आगे बात समझो, छोटे से इस पे जो है वो न्यूमेरिकल आते हैं वो आप कर लेना, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं कर रखा होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन दे रखा है, बिकॉज जो है अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है और तो क्या करेगा, उसकी रेडियस दे देंगे उस सर्कुलर, ठीक है ना, उस सेल की जो भी ऑर्बिट होगा उसके आपको क्या करेंगे, आपको रेडियस दे देंगे और ये बताएंगे कि जो है वो कितनी स्पीड से जो वो चल रहा है वो। तो यहाँ से आप क्या करो, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लो। चार्ज आपको दे रखा है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और टी की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करना और आंसर आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। आगे बात समझ रहे हो। तो ये था सबसे पहले तो मेरे पास में रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और ये एक छोटा सा नोट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। नाउ अब आया थे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ओम्स लॉ। आप 10th में बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हो, V प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि अगर किसी भी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट जो भी है, जैसे कि बात करो अगर मैं लेंथ, टेम्परेचर, एरिया और भी सारी हो सकती है, तो इन सभी फिजिकल स्टेट में अगर कोई चेंज ना हो तो जो कंडक्टर के एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या जो आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें फ्लो होने वाली करंट की, या इसका उल्टा भी बोल सकते हो, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। वही चीज लिखिए यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ देयर इज नो चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर, कि हम जो कंडक्टर है उसकी फिजिकल स्टेट में कोई चेंज ना करें तो then the current flowing through a conductor is directly proportional to applied potential difference across its ends of the conductor। अगली बात समझ में, तो क्या बोला इसने कि V is proportional to I, ये बोला इसने, है ना। चाहिए बोलो एक ही बात है। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो ये कांस्टेंट निकल के आता है R, ठीक है। इस R को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या इसको बोला जाता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये क्या है, रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का। अरे बात समझ में, कोई कंडक्टिंग वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो R क्या, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और अगर मैं यहां से R की वैल्यू निकालना चाहूं तो R इज इक्वल टू मेरे पास में निकल के आता है V/I। क्लियर है यहाँ तक? अगली बात समझ में। और अगर मैं बात करूं इसकी यूनिट की, ठीक है ना, अगर मैं बात करूं इसकी यूनिट की, तो यूनिट देखो क्या होगी मेरे पास में, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। इसकी करंट की क्या होती है, एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर। और इसको एक नाम भी दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं क्या, ओम, जिसको इस सिंबल से लिखा जाता है, ये आपको पता है। क्लियर, ओके। तो यहां से हमने क्या की, रेजिस्टेंस की यूनिट भी निकाल ली, ठीक है। अगली बात समझ में। और अगर मैं बात करूं कि मेरे पास में अगर मुझे 1 ओम चाहिए, कितना चाहिए, अगर मुझे 1 ओम रेजिस्टेंस चाहिए, तो देखो 1 ओम कब आएगा कि इफ V is equal to 1 volt and I is equal to 1 ampere, then यानी कि ये तो मेरे पास में 1 वोल्ट और ये कितना 1 एम्पियर। तो मुझे बताओ 1/1 तो कितना 1, और वोल्ट पर एम्पियर क्या है, ओम ही तो है। यानी कि अगर हम किसी भी कंडक्टर के एंड्स पे अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करवाते हैं, ठीक है ना, या हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर के एंड्स पे अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आता है, तब अगर उसमें कितनी 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो तो हम बोल सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस कितना हुआ, 1 ओम। आगे बात समझ में, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में कितनी करंट फ्लो हो, 1 एम्पियर की, तो हमारे पास में रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है उस कंडक्टर का, वो कितना होता है, 1 ओम। क्लियर, आगे बात समझ में। चलो अब हम जो है वो इन V और I के बीच में हम जो है वो यहाँ पे ग्राफ भी बना लेते हैं। सो ग्राफ बिटवीन V एंड I, सो ग्राफ बिटवीन V एंड I। तो देखो इन दोनों के बीच में क्या ग्राफ होगा, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ग्राफ क्या जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। आगे बात समझ रहे, इस तरफ ले लो आप करंट को, इस तरफ ले लो आप वोल्टेज को, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को। आगे बात समझ में। और इनके बीच में ये एंगल कितना, थीटा। आगे बात समझ में।
अब अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं और इसको यहां से मिला लूं, तो मुझे ये बताओ, ये v है तो ये भी v होगा। अरे बात समझ में, ये भी तो v होगा ना। और आपको पता है कि थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। और ये मेरे पास में 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस, पीछे बची क्या, बेस। तो मुझे क्या क्या पता है, मुझे v पता है और मुझे i पता है। अरे बात समझ में, ये मेरे पास में किसकी वैल्यू होगी, ये i तो होगा। तो मुझे क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है। तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं, tan थीटा में आते हैं। तो इसका मतलब मेरे पास में जो tan थीटा होगा वो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, v अपॉन i। और मुझे बताओ ये v अपॉन i क्या है, ये r ही तो है। यानी सिंपल सी चीज है, अगर थीटा बढ़ेगा मतलब एंगल बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। आगे बात समझ में, सीधी सी ध्यान रखो, अगर आपके पास में अगर यहाँ पे एंगल बढ़ रहा है तो आप यहाँ पे जो है वो r की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर थीटा कम होगा तो r की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। ये ध्यान रखिए। आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ तक। तो हम क्या करें, यहाँ से एक जो है वो एग्जाम्पल करते हैं, उससे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। देखो एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल इस तरफ b है और इस तरफ i है। ये मेरे पास में दो मेटल के आपको रेजिस्टेंस दे रखे हैं, ठीक है ना। ये मेटल आपका A हो गया और ये आपके पास में B हो गया, ठीक है। किसी को भी कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इसको A दे देता हूँ, इसको B दे देता हूँ। ये A है और ये B है, ठीक है। दो मेटल आपको दे रखे हैं और उनका ग्राफ कुछ इस तरीके से, ठीक है। उनका VI ग्राफ ये है, तो आपको बताना है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। आई बात समझ में, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखो यहाँ पे एंगल चेक करो। इस एंगल की बात करूं तो ये किसका एंगल है, ये थीटा A। और इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल क्या है, थीटा। अगली बात समझ में, ये थीटा है और ये थीटा B। अब पूछ लिया बताओ कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्या थीटा बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है। आरी बात समझ में। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख लूं ये कि थीटा B इज ग्रेटर देन थीटा A। थीटा B इज ग्रेटर देन थीटा A। तो इसका मतलब tan थीटा B इज ऑल्सो ग्रेटर देन tan थीटा A। और अगर tan थीटा B ज्यादा है tan थीटा A से, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस B का ज्यादा होगा A से। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको यही बताना था कि RA और RB में कौन बड़ा है, ठीक है ना। ये मेटल A है, ये मेटल B है, मतलब कंडक्टर ले लो जो भी है। आपको ये पूछा गया है कि दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, RB, मतलब जो B वाला मेटल है, ठीक है ना, इसका रेजिस्टेंस क्या ज्यादा है। क्लियर है यहाँ तक। तो आज सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद में हमने जो है वो ओम्स लॉ को पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि इस ओम लॉ का डिडक्शन, ठीक है ना। ओम्स लॉ एक्चुअल में क्या ओम्स लॉ होता है, ठीक है ना। हालांकि ओम्स लॉ आपको अब पता चलेगा कि रियल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। ये भी है ओम्स लॉ ही है ये भी, लेकिन इसको हम बोलते हैं कौन सी, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म। और अब आएगी एक और ओम्स लॉ, मतलब है तो वो भी ओम्स लॉ ही है, दोनों एक ही, लेकिन वो कौन से, माइक्रोस्कोपिक है और ये मैक्रोस्कोपिक है, ठीक है ना। वो बहुत ही छोटी, जिसको हम मतलब माइक्रो और मैक्रो में तो समझते हो ना आप ये चीज, हाँ तो पता होना चाहिए। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे अपना अगले टॉपिक पे जो है ओम्स लॉ का डिडक्शन, यानी डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक की, जो है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है ना। यानी हम जो है वो ओम्स लॉ को डेराइव करने जा रहे हैं कि कहां से आया, ये क्या है, ठीक है। सो देखो सबसे पहले by the relation between drift velocity and electric current तो ये जो है वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पिछली क्लास में पढ़ा था। वो क्या था, Vd इज इक्वल टू
सॉरी I इज इक्वल टू NEA VD। यही तो रिलेशन आया ना हमारे पास में इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, नाउ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी क्या है? J इज इक्वल टू I अपॉन A, करंट पर यूनिट एरिया। आधी बात समझ में? ठीक है ना, कितनी करंट फ्लो हो रही है उस तो किसी कंडक्टर में उसके पर यूनिट एरिया में, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इस I की वैल्यू यहां रख लेते हैं, सो पुट 1 इन 2, तो मेरे पास में J इज इक्वल टू क्या आ गया? NEA VD अपॉन E। क्लियर? तो देखो ये A से ये A कैंसिल आउट, तो मेरे पास में J इज इक्वल टू क्या बच गया? NEVD, वेयर VD आप जानते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। VD इज इक्वल टू वो क्या थी? E टाउ अपॉन m इंटू E। यही था फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का। ठीक है ना, सो J इज इक्वल टू NE, VD की वैल्यू रखेंगे हम E टाउ अपॉन m और फिर ये E। तो इसको एक कर देते हैं, सो J इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ अपॉन m और फिर इंटू E। क्लियर? और इसको जो है मैं एक टर्म लेट कर लेता हूं जिसको हम बोलते हैं सिग्मा, और ये E। इसी को हम बोलते हैं ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ। अब आप बोलोगे सर ये क्या है? ये कौन सा ओम्स लॉ है? आरी बात समझ में? देखो इसी से हम डेराइव भी करेंगे V इज इक्वल टू आई आर। आरी बात समझ में? मैं आपको V इक्वल टू आई आर भी लेके आगे बताऊंगा कि लेकिन इसको कौन से फॉर्म बोलते हैं पहले तो लिख लेते हैं। सिग्मा क्या है? वेयर सिग्मा इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ अपॉन m। यानी ये जो मेरे पास में थी ना ये वाली टर्म, ये वाली जो टर्म थी इसको मैंने क्या मान लिया है? सिग्मा मान लिया है, और इसको भी एक नाम दिया जाता है, यानी कि इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कंडक्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं हम? कंडक्टिविटी। सिग्मा को क्या बोला जाता है? कंडक्टिविटी। ठीक है, सो J इक्वल टू सिग्मा E। क्लियर है यहाँ तक? और अगर मैं बात करूं, अगर मैं सिग्मा को इस तरफ शिफ्ट करता हूं, ठीक है ना, पहली बात तो ये बता देता हूं ये क्या है? ये है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। ठीक है ना, सबसे छोटी फॉर्म जिसको हम बोल सकते हैं। और अगर मैं बात करूं इस सिग्मा को इस तरफ लेके आता हूं तो देखो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा? ये कुछ इस तरीके हो जाएगा 1 अपॉन सिग्मा इंटू J इज इक्वल टू E। ठीक है, तो मेरे पास में देखो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इंटू G। और बोलोगे ये रो क्या है? रो को हम बोलते हैं क्या? रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो यहां पर लिख लेता हूं मैं, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू, या इसको ऐसा लिख लेता हूं, वेयर रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा। आगे बात समझ में? जिसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। इस रो को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब मैं बात करता हूं हमारा वही ओम्स लॉ जो क्या था उसको मैं आप बताता हूं। जो आप पढ़ते हो V इज इक्वल टू आई आर, वो इसी से निकल के आता है, मतलब इसी से निकल के आता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूं E की, आधी बात समझ में? अगर मैं बात करूं E की तो E इज इक्वल टू आपको पता है V अपॉन L, और J इज इक्वल टू आप जानते हो I अपॉन A। ठीक है, ये दोनों वैल्यू, इसको तो मैं दे देता हूं, ये कौन सा इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3, इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 4, और ये इक्वेशन नंबर 5। सो पुट इक्वेशन 5 इन 4। तो जब ये इसकी वैल्यू मैं इसमें रखूंगा तो देखो E इज इक्वल टू V अपॉन L, और यहां से मेरे पास में ये क्या है? रो, ये L, सॉरी यहां से I अपॉन। क्लियर? रो कैसे कैसे? J की जगह मैंने क्या रख लिया? I अपॉन A। इस L को मैं उधर शिफ्ट करता हूं, सो V इज इक्वल टू यहां से आ जाता है रो L अपॉन A इंटू I, और इसी को बोलते हैं हम क्या? रेजिस्टेंस, यानी V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि RI, यही है आपका क्या? ओम्स लॉ। ठीक है ना,
लेकिन इसको हम कौन सी फॉर्म बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक फॉर्म, ठीक है ना। ये बेसिकली है क्या, ये भी ओम्स लॉ ही तो है, लेकिन ये कौन सी फॉर्म है, ये है मैक्रोस्कोपिक फॉर्म। इसको हम बोलते हैं कौन सी, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म, सॉरी मैक्रोस्कोपिक फॉर्म। और ये मेरे पास में कौन सी, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। आ रही बात समझ में, तो डिफरेंस पता होना चाहिए, ये भी ओम्स लॉ, ये भी ओम्स लॉ, ठीक है ना। एक्चुअल में बात करें तो ये, ठीक है। अब ये क्या आ गया मेरे पास में, रेजिस्टेंस। अच्छा मुझे ये बताओ रेजिस्टेंस क्या करता है, बिकॉज आर इक्वल टू, अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, वी अपॉन आई। अगर मैं आर की बात करूं तो यहाँ से क्या आएगा, वी अपॉन आई। यानी बेसिकली ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये किसी भी कंडक्टर का ज्यादा कब होगा, जब करंट कम फ्लो होगी। आरी बात समझ में, या हम ये बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को फ्लो होने में अपोज करता है। आरी बात समझ में, क्या करता है, करंट का अपोज करता है। तो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की भी जो डेफिनेशन लिख लेता हूँ कि एक्चुअल में जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है। सो रेजिस्टेंस, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, डी रेजिस्टेंस of the conductor, the resistance of the conductor is the opposition offered by the conductor to the flow of electric current through it। आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ तक। तो इसका मतलब जो ये R निकला है मेरे पास में V अपॉन आई, ये बेसिकली है क्या मेरे पास में, रो एल अपॉन ए तो है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बात समझ में। यानी कि R इज इक्वल टू वी अपॉन आई है, तो यहाँ से मैंने R को क्या लेट किया है, रो एल अपॉन ए तो क्या। और आपने ये 10 पे भी अच्छे से पढ़ा होगा कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आ रही बात समझ में, अरे चीज समझ में आ रही है ना। हाँ, तो यहां से क्या पता चला कि R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो यानी कि अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं कि R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, तो जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो मेरे पास में कांस्टेंट निकल के आता है क्या, रो, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। आ रही बात समझ में। तो अगर मैं यहाँ से रो की वैल्यू निकालना चाहूँ तो रो देखो मेरे पास में क्या आएगा, रो इज इक्वल टू ये R और ये इस तरफ जाएगा A और ये L जो है वो नीचे आ जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ये तो मेरे पास में क्या आ गया, रेजिस्टिविटी। ये मेरे पास में क्या आ गई, रेजिस्टिविटी। क्लियर है। और अब अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, तो यूनिट क्या होगा, तो देख लो यूनिट, रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है, ओम, इनटू एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। सो मीटर से ये एक मीटर कैंसिल आउट, तो इसका मतलब जो यूनिट निकल के आई वो क्या आ गई मेरे पास में, ओम इनटू मीटर। क्लियर है यहाँ तक, पक्का, बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये था हमारे सबसे पहले तो डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, और उसी को लेके हमने जो है वो इसकी एक तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म और मैक्रोस्कोपिक फॉर्म जो है वो हमने डिराइव कर ली, ठीक है ना। और हमने ये भी पढ़ लिया कि रेजिस्टेंस क्या होता है। क्लियर। एक चीज और आती है यहाँ पे, कंडक्टेंस। जैसा आपने रेजिस्टेंस सुना है, रेजिस्टिविटी भी सुना है, तो एक टर्म और निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं क्या, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस क्या होता है, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस is called conductance। Reciprocal of resistance is called conductance। यानी कि इसको हम लिखते हैं किससे, G से लिखते हैं। तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R। ठीक है, 1/R। और अगर मैं बात करूं इसके यूनिट की, तो यूनिट निकल के आएगी इसकी क्या,
1 अपॉन रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है, ओम, उसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगी क्या, ओम इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है। आ रही बात समझ में, क्लियर है। एक यूनिट और होती है इसकी, जिसको हम बोलते हैं क्या, सीमेन। इसकी एक यूनिट और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सीमेन, जिसको हम एस से लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये छोटी सी डेफिनेशन आप पता रखना, ठीक है ना। ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे वहां पर कंडक्टेंस जरूर आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस में ये डिफरेंस है कि जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। इस तरीके से रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में भी आपस में रिलेशन है, आप चेक कर लो यहाँ पे। या तो हमने जो इससे पहले किया था, अभी थोड़ी देर पहले, है ना। तो अब हमने क्या किया था कि सॉरी ये रहा हमने अभी तो क्या है, देखो रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, आ रही बात समझ में। ये जो है वो क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। तो रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज रेजिस्टिविटी, या हम ये भी बोल सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो सेम यहाँ पे भी यही है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। क्लियर। सो समझ में आ गया ये। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसी तरीके से चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।